द बॉर्न आइडेंटिटी की शुरुआत शांत भूमध्य सागर के एक उत्तेजक दृश्य से होती है, जहां इतालवी मछुआरे लहरों के बीच एक बेहोश आदमी को तैरते हुए देखते हैं। शुरू में मृत मान लिए गए मछुआरों ने अपनी सहज मानवता से निर्देशित होकर अपना जाल डाला और रहस्यमयी शव को खींच लिया। जैसे ही वे उस आदमी की पहचान उजागर करते हैं, हमें पता चलता है कि वह जेसन बॉर्न है, जो रहस्यमय परिस्थितियों में घिरा हुआ एक चरित्र है। जहाज पर मौजूद एक दयालु डॉक्टर भी बॉर्न के घावों की देखभाल करता है। उसे पता चलता है कि उसकी पीठ में 2 गोलियों के घाव लगे हैं, जो एक अशांत और हिंसक अतीत का संकेत देते हैं। जैसे ही बॉर्न की रहस्यमयी दुविधा सामने आने लगती है, सस्पेंस की आभास स्पष्ट हो जाती है, जो दर्शकों को उसके अज्ञात अतीत की साजिश और कैसे उसने खुद को समुद्र के विशाल विस्तार में भटकता हुआ पाया की पहेली से मंत्रमुग्ध कर देता है। द बॉर्न आइडेंटिटी के मनोरम शुरुआती दृश्य में चौकस डॉक्टर द्वारा बॉर्न के घायल शरीर की सावधानीपूर्वक जांच एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है, क्योंकि वह एक विचित्र विसंगति पर ठोकर खाता है। सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर डॉक्टर को बॉर्न के फ्रेम के भीतर छिपे एक छोटे अगोचर कैप्सूल का पता चलता है, जो रहस्य को बढ़ाता है। एक आवर्धक कांच की सहायता से डॉक्टर छिपे हुए उपकरण की वास्तविक प्रकृति को उजागर करता है, जिससे पता चलता है कि यह एक अज्ञात उद्देश्य से स्पंदित एक रहस्यमय इलेक्ट्रॉनिक कैप्सूल है। जैसे ही डॉक्टर कैप्सूल के उद्देश्य को समझते हैं, एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन सामने आता है। इसमें एक सावधानीपूर्वक एनकोड किया गया बैंक खाता नंबर होता है, जो एक गुप्त स्विस बैंक का पता लगाता है। अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आकर बॉर्न हरकत में आता है, भ्रमित हो जाता है और अपनी पहचान के बारे में सवालों की लहर से जूझता है। सवालों की झड़ी लगाते हुए वो डॉक्टर से जवाब मांगता है। वो कौन है? वो कहां से आया है? डॉक्टर का सौम्य और आश्वस्त करने वाला व्यवहार बॉर्न की बढ़ती परेशानी को कम करने का प्रयास करता है, जिससे ये परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है कि बॉर्न ने अपने अतीत की सारी यादें खो दी हैं, जिससे वो अपने लिए एक अजनबी बन गया है। जैसा कि डॉक्टर अपने पास मौजूद अल्प जानकारी को साझा करता है, समुद्र में बॉर्न के भटकने की खोज और उसकी पीठ से 2 खतरनाक गोलियों की बरामदगी के बारे में बताते हुए वह स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता पर जोर देते हुए बॉर्न को आराम करने की सलाह देता है। वर्जीनिया में सीआईए कार्यालय में प्रवेश करते समय माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर एक असफल मिशन की खबर से जूझता है। इस मिशन की सटीक प्रकृति रहस्य में डूबी हुई है, जो साजिश को बढ़ा रही है और गुप्त संचालन के एक जटिल जाल के लिए मंच तैयार कर रही है, जिसे दर्शकों के सामने अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है। इस बीच ध्यान वापस बॉर्न पर चला जाता है। जैसे ही नाव किनारे के करीब आती है, डॉक्टर दयालु संकल्प प्रदर्शित करते हुए बॉर्न को एक धनराशि सौंपते हैं और संभावित उत्तरों और आत्मखोज की खोज में उसे स्विट्जरलैंड की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक मार्मिक क्रम में कहानी ट्रेन में सवार होकर बॉर्न की स्विट्जरलैंड की यात्रा का अनुसरण करती है, जहां घर बुलाने के लिए जगह की कमी उसे पार्क की बेंच पर शरण लेने के लिए मजबूर करती है। उसका थका हुआ शरीर आसपास के शांत वातावरण के बीच सांत्वना ढूंढ रहा है। हालांकि शांति भंग हो गई जब 2 पुलिसकर्मी उसके मायावी पहचान पत्र के बारे में पूछताछ करने आए। पूछताछ से घबराए बॉर्न ने स्पष्ट रूप से इस तरह के किसी भी दस्तावेज के अपने पास न होने की बात स्वीकार की, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उसे दिल दहला देने वाले टकराव में डाल देती है। फिर कहानी सीआईए कार्यालय के गहन माहौल में स्थानांतरित हो गई, जहां एजेंटों ने निकोवाना वोम्बोसी की फुटेज की जांच की, जो अपने जीवन पर संभावित खतरों के बारे में अलार्म उठा रहा था। यह निर्णय लिया गया कि पुस्तक का दमन सुनिश्चित करना सर्वोपरि था, जिसके कारण वोम्बोसी ने प्रकाशन को रोकने के बदले में कुछ शक्तियों की वापसी की मांग की। ये दृश्य रहस्यमय खाता संख्या से जुड़े बैंक में बॉर्न के आगमन पर केंद्रित है। अकाउंटेंट को आत्मविश्वास से नंबर बताते हुए बॉर्न को एक सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें हाथ का स्कैन शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके नाम और छवि वाला पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट, पैसे और बंदूक को एक लाल बैग में रखकर बॉर्न प्रस्थान करने की तैयारी करता है। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए तैयार होता है, बॉर्न का ध्यान एक ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, जो उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा है, जो तीव्र रहस्य और बढ़ती साजिश के लिए मंच तैयार करता है, जो सच्चाई के लिए उसकी निरंतर खोज को परिभाषित करता है। अमेरिकी दूतावास में प्रवेश के लिए कतार के बीच बॉर्न की चिंतित नजर मैरी क्रेज नामक एक युवा महिला पर पड़ी। एक क्षणभंगुर क्षण, जिसने एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा, जिससे उसके भीतर जिज्ञासा और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे रहस्य की प्रवृत्तियां उसके हर कदम को ढंकती गईं, मैरी के साथ आकस्मिक मुलाकात ने बॉर्न के लिए आत्मखोज और सत्य की निरंतर खोज की रहस्यमय यात्रा की एक मार्मिक याद दिला दी। बढ़ते तनाव के बीच बॉर्न की प्रवृत्ति ने पुलिस के संदेह को भांपते हुए परेशानी का संकेत दिया। तेजी से भागते हुए उसकी नजर मैरी और उसकी कार पर पड़ी और उसने तुरंत सवारी के लिए विनती की।
अपनी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद पैसे की एक प्रेरक पेशकश ने मैरी को सहमत होने के लिए प्रेरित किया और उसे पेरिस ले जाने के लिए सहमत हो गई। इस बीच फोकस एजेंसी संचालकों के एक समूह पर केंद्रित हो गया जो वोम्बोसी हत्याकांड से जुड़े आपत्तिजनक सबूतों को खत्म करने की रणनीति बना रहा था। मैरी के साथ पेरिस पहुंचने के बाद बॉन की आत्मखोज की यात्रा उसे उसके निवास तक ले गई, जो भूली हुई यादों की छाया से घिरा हुआ स्थान था। परिचित परिवेश में कदम रखते हुए उन्होंने बिखरे हुए कागजात के माध्यम से अपने पिछले जीवन के अंशों को उजागर किया, एक शिपिंग व्यवसाय में उनकी भागीदारी का खुलासा किया। फिर भी उनकी पहचान को ढकने वाली अनिश्चितता के लंबे कफन ने उन्हें परेशान कर दिया। गिरे हुए एजेंट से दस्तावेज जब्त करने के बाद बॉन ने चौंकाने वाले खुलासे किए, वांछित पोस्टरों की खोज की जिसमें उसकी और मैरी दोनों की तस्वीरें थीं। इस बीच सीआईए मुख्यालय में एजेंट की मृत्यु की खबर से गुर्गों में तत्काल हलचल मच गई, जिससे बॉन का पता लगाने और उसे पकड़ने का निर्देश दिया गया। कठिन खोज के बाद अधिकारियों ने बॉन के स्थान का सफलतापूर्वक पता लगा लिया, जिससे दिल दहला देने वाली खोज के लिए मंच तैयार हो गया। बॉन की जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे एक भूल भुलैया कार पार्क में शरण लेने के लिए प्रेरित किया, जहां मंद रोशनी वाला वातावरण कानून की निरंतर खोज से क्षणिक राहत प्रदान करता था। वोम्बोसी को अस्पताल से एक संदिग्ध शव के बारे में फोन आया। हालांकि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह वही व्यक्ति है जिसे वे खोज रहे थे। जैसे जैसे साजिश आगे बढ़ी, ये सीआईए कार्यालय में स्थानांतरित हो गई, जहां अधिकारी वोम्बोसी पर केंद्रित चर्चा में लगे रहे। तब ये पता चला कि सीआईए के पास अत्यधिक संवेदनशील जानकारी होने के कारण वोम्बोसी को खत्म करने का एक गुप्त मिशन था। यदि यह जानकारी उजागर हो जाती तो इसका परिणाम संभावित रूप से सीआईए के पतन और विनाश में हो सकता था। हालांकि भाग्य का एक झटका वोम्बोसी के पक्ष में लग रहा था, क्योंकि वो सीआईए की घातक पकड़ से बाल बाल बच गया। जैसे ही तनाव बढ़ा, सीआईए ने एक रहस्यमय और घातक एजेंट की मदद लेकर अपने उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए एक कदम उठाया, जिसे केवल प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था। अपनी चतुर बुद्धि और निर्मम कार्यकुशलता के साथ प्रोफेसर वोम्बोसी और बॉन दोनों को खत्म करने की एजेंसी की योजना का एक अभिन्न अंग बन गया और यह सुनिश्चित किया कि उनके रहस्य अंधेरे में ही दबे रहें। बॉन ने मैरी की उपस्थिति को पूरी तरह से बदलने का काम किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो गुप्त और अज्ञात बनी रहे। परिवर्तन इतना कुशल था कि इसने मैरी को लगभग पहचानने योग्य नहीं बना दिया, प्रभावी रूप से किसी भी संभावित पीछा करने वालों से उसकी पहचान छुपा ली। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में चालाक और घातक प्रोफेसर ने एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप वोम्बोसी का सफल खात्मा हुआ। वोम्बोसी के आकस्मिक निधन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे आपराधिक अंडरवर्ल्ड और सत्ता के गलियारों दोनों में सदमे की लहर दौड़ गई। एएसएम मुख्यालय में पहुंचने पर बॉन का एक अजीबोगरीब स्वागत किया गया, क्योंकि कंपनी के सदस्यों ने उसे मायावी माइकल केन समझ लिया था। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने बॉन को भ्रम के बवंडर में डाल दिया, जिससे उसकी असली पहचान के बारे में गहरा आंतरिक संघर्ष भड़क उठा। जब वह इस भयावह अनिश्चितता से जूझ रहा था कि क्या वह वास्तव में बॉन है या रहस्यमय माइकल केन, वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी, जिससे बॉन अपने दिमाग की भूल भुलैया में फंस गया। स्पष्टता की तलाश करने और मायावी सच्चाई का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प, बॉन उस अस्पताल के लिए एक साहसी मिशन पर निकल पड़ा, जहां माइकल केन का कथित शव पड़ा था। हालांकि अपने आगमन पर बॉन को एक और हैरान करने वाले मोड़ का सामना करना पड़ा। ये चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन कि माइकल केन का मृत शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जो अपने पीछे केवल अनुत्तरित प्रश्नों के निशान और पूर्वाभास की एक अस्थिर भावना छोड़ गया था। रहस्य उद्घाटन और छाया की भूल भुलैया के बीच बॉन को एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रहस्यमय माइकल केन के बारे में जानकारी की तलाश में वोम्बोसी ने भी उसी अस्पताल का दौरा किया था। उत्तरों की अतृप्त आवश्यकता से प्रेरित होकर बॉन तेजी से वोम्बोसी के अनुमानित स्थान पर पहुंच गया, लेकिन वोम्बोसी के हालिया निधन की गंभीर खबर से उसका स्वागत किया गया। जैसे जैसे वह रहस्य की गहराई में उतरता गया, बॉन की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी, जिसके पुराने पन्नों में पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा रखा हुआ था। तीव्र एहसास के एक क्षण में बॉन के दिमाग से भ्रम का कोहरा हट गया, जिससे ये सच्चाई सामने आ गई कि वो वास्तव में एक गुप्त सीआईए एजेंट था, जिसे माइकल केन की पहचान की आड़ में वोम्बोसी को खत्म करने के दुर्जेय मिशन का काम सौंपा गया था। हालांकि जब मिशन खराब हो गया था, तो सीआईए ने अपने ट्रैक को छिपाने के लिए एक क्रूर प्रयास में बॉन द्वारा अपनाए गए व्यक्तित्व के विनाश की साजिश रची थी। जैसे ही इस रहस्य उद्घाटन का बोझ उस पर पड़ा, बॉन का संकल्प मजबूत हो गया, ये जानते हुए कि एजेंसी अब उसका निधन चाहती है।
तात्कालिकता और हताशा की भावना के साथ उसने तेजी से मैरी, अपने दृढ़ सहयोगी को इकट्ठा किया और वे एक साथ उसके होटल में चले गए, जो धोखे और विश्वासघात के तूफान में उनका आश्रय था। हालांकि जैसे ही वे होटल के पास पहुंचे, एक भयावह दृश्य ने उनका स्वागत किया। चमकती पुलिस लाइटें और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सख्त चेहरे एक स्पष्ट संकेत की नेट उन पर बंद हो रहा था। मैरी ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बॉन ने तुरंत उसे मना कर दिया, जिसने पहचाना कि अगर वो अथक सियाई के चंगुल में फंस गई तो उसे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। हर कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, बॉन ने मैरी का मार्गदर्शन किया, क्योंकि वे अज्ञात की गुमनामी में शरण लेने के लिए चुपचाप पेरिस से बाहर निकल रहे थे। हालांकि उनकी क्षणभंगुर राहत अल्पकालिक थी, क्योंकि सीआईए की हमेशा चौकस निगाहें तेजी से मैरी के स्थान पर टिक गईं, जिससे उनकी क्षणभंगुर राहत के क्षणों पर काली छाया पड़ गई। सच्चाई के किसी भी अवशेष को नष्ट करने के लिए एक सोची समझी चाल में एजेंसी ने दुर्जय प्रोफेसर को भेजा, जो उनके रास्ते में सभी बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित एक घातक संचालक था। मैरी के दोस्त के पास शरण लेने के दौरान अचानक चिंता पैदा हो गई जब दोस्त का कुत्ता गायब हो गया, जिससे बॉन को आसन खतरे का एहसास हुआ। तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्होंने सभी से बेसमेंट में शरण लेने का आग्रह किया और हमलावर को भ्रमित करने के लिए पास की संरचना पर गोलियां चलाकर ध्यान भटका दिया। अफरा तफरी में घातक प्रोफेसर ने बॉन से आंखें मिला ली, जिससे भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, जिसकी परिणति बॉन ने प्रोफेसर को अक्षम करने में की। जवाब के लिए बेचैन बॉन ने घायल प्रोफेसर का सामना किया, जिन्होंने अपने अंतिम क्षणों में चोटों से मरने से पहले ऑपरेशन के बारे में अपने सीमित ज्ञान का खुलासा किया। मैरी की सुरक्षा के डर से उसने एक दिल दहला देने वाला निर्णय लिया और उससे अपनी भलाई के लिए उसे पीछे छोड़ने का आग्रह किया। मैरी के बढ़ते स्नेह के बावजूद बॉन अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, ये समझते हुए कि उसने जो खतरनाक जीवन जिया वो केवल उन लोगों के लिए खतरा और अनिश्चितता लाएगा जो उसकी देखभाल करते थे। अलगाव की गूंज के बीच बॉन और मैरी ने खुद को प्यार और आत्म संरक्षण की गंभीर आवश्यकता के बीच फंसा हुआ पाया। उनके रास्ते अलग अलग हो रहे थे, क्योंकि वे उन्हें अलग रखने के लिए दृढ़ संकल्पित अथक ताकतों से जूझ रहे थे। बॉन ने सोची समझी चाल के तहत प्रोफेसर के निधन की खबर देने के लिए कॉन्कलिन से संपर्क किया। जैसे ही कॉन्कलिन ने बॉन की सुरक्षा के लिए सीआईए में एक बैठक का प्रस्ताव रखा, बॉन ने एक कहानी गढ़ी जिसमें दावा किया गया कि प्रोफेसर ने मैरी को मार डाला था और वो प्रतिशोध चाहता था। वे एक तटस्थ स्थान पर सहमत हुए, लेकिन आगमन पर बॉन ने कॉन्कलिन के आसपास हथियारबंद लोगों को देखा, जिसके कारण उसने बैठक से इनकार कर दिया जब तक कि कॉन्कलिन अकेले नहीं आया। अवसर का लाभ उठाते हुए बॉन ने कॉन्कलिन की कार पर एक ट्रैकर लगाया और उसे एक सुरक्षित घर तक ले गया। गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए बॉन ने कार अलार्म चालू कर दिया, प्रवेश प्राप्त किया और बंदूक की नोक पर कॉन्कलिन का सामना किया। बॉन ने अपनी असली पहचान के बारे में जवाब मांगा, जिससे खंडित यादों की बाढ़ आ गई। कॉन्कलिन ने जारी निगरानी का हवाला देते हुए बॉन की नकली मौत के अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले वोम्बोसी की हत्या करने के बॉन के पिछले मिशन का खुलासा किया। क्रोधित होकर बॉन ने गार्डों के साथ भयंकर झगड़े में भागने से पहले कॉन्कलिन पर हमला कर दिया। एक चौंकाने वाले मोड़ में एबॉट द्वारा भेजा गया तीसरा हत्यारा सामने आया, जिसने कॉन्कलिन को स्थायी रूप से चुप करा दिया। इस बीच मैरी ग्रीस में बस गईं और बॉन द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू किया। जैसे ही बॉन उसके पास पहुंचा, फिल्म समाप्त हो गई, जिससे दर्शकों को अनिश्चित लेकिन आशावादी भविष्य पर विचार करना पड़ा, जो दो नायकों का इंतजार कर रहा था, जो हमेशा के लिए अपने साझा अतीत की उथल पुथल वाली धाराओं और छायादार ताकतों में उलझ गए थे, जो उनके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे।